Hello all of you. Now let's see dividend distribution tax. ये कई बार हमने पहले भी पढ़ा कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अब वो वक्त आ गया है देखने का कि कितने रेट से लगता है और उसके बाकी प्रोविजंस क्या है। चलो देखते हैं, बहुत छोटा सा है। 115O इसका मेन सेक्शन है। तो कहता है कि एनी अमाउंट डिक्लेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड, ठीक है, बाय सच कंपनी, सच कंपनी यानी डोमेस्टिक कंपनी, अंडरलाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन फॉरेन कंपनीज को नहीं लगता, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है। तो एनी अमाउंट डिक्लेयर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड बाय सच कंपनी बाय वे ऑफ डिविडेंड वेदर इंटरिम और अदरवाइज, यानी इंटरिम भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, डीम डिविडेंड भी हो सकता है, वेदर आउट ऑफ करंट और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, चाहे वो करंट ईयर के प्रॉफिट से हो चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से हो, कहीं से भी हो, शैल बी चार्ज टू एडिशनल इनकम टैक्स। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को टेक्निकली हम एडिशनल इनकम टैक्स कहते हैं, ओके। दैट इज टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एट द रेट ऑफ 15% प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 12%। तो 15% उसका रेट है, प्लस सरचार्ज लगेगा 12% से, और एजुकेशन सेस जो है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो 4% से जैसे लगता है वैसे लगेगा। एंड डिविडेंड रिफर टू अंडर 222E जो है, ये फाइनेंस एक्ट 18 का एक पॉइंट है। 222E के अंदर जो डिविडेंड होता है ना, वो लोन्स एंड एडवांसेस, वो 30% से टैक्सेबल होगा, प्लस सरचार्ज 12% एंड HEC 4%। अब यहां पर एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अपन जब पढ़ रहे थे तो आई एम नॉट श्योर, शायद वहाँ मैं अमेंडमेंट करना भूल गया था कि इनकम फ्रॉम अदर, अगर नहीं किया है तो आप कर लो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हमने देखा था, शायद मुझे शक है कि 222E का डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है, ऐसा देखा था अपन ने। टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, अगर ऐसा देखा था तो आप उसको चेंज कर लो, ठीक है। पहले क्या था, दैट इज बिफोर, यानी अप टू प्रीवियस ईयर 1718, अप टू प्रीवियस ईयर 1718 ये सही था, इट वाज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। एंड देयर वाज नो DDT ऑन इट, उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं था और वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या है कि ये DDT में कवर कर दिया है, फ्रॉम प्रीवियस ईयर 1819 जो है, सो 222E इज नाउ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ तुम्हारा कंपनी सीधा at 30% plus surcharge of 12% and HEC at 4%। तो इफेक्टिव रेट अगर आपको निकालना होगा तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अभी मत निकालो क्योंकि वो ग्रॉसिंग अप होता है, मैं बाद में बताऊंगा इफेक्टिव रेट कैसे निकालना। तो ये एक चेंज है, फाइनेंस एक्ट 2018 का ये चेंज है, अमेंडमेंट है। तो शायद अपन ने iOS में नहीं किया था इसको, तो वो आप कर लेना, ठीक है। 222E पहले शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता था, लेकिन अब वो सीधा किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, कंपनी के हाथ में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उस पर लगेगा। चल, और कहीं पर भी अगर ऐसा आए 222E के बहुत जगह रेफरेंसेस है, कहीं भी अगर मैंने ऐसा कहा हो या मैं यानी कोई भी चैप्टर में कि इट इज टैक्सेबल इन द शेयर होल्डर, उसको अब चेंज कर लेना, ओके। ऑलवेज रिमेंबर दैट नाउ इट इज टैक्स्ड अंडर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स।
और उसका रेट 30% है, और बाकी जो डिविडेंड्स है उसका रेट 15% है। तो फाइनल डिविडेंड हो गया, इंटरिम डिविडेंड जो एजीएम में पे होता है, फिर इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, फिर डीम डिविडेंड भी हो गए। डीम डिविडेंड ऑफ 222 ए बी सी एंड डी, ये जो चार है उस पर 15% टैक्स लगेगा। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड एंड डीम डिविडेंड्स ऑफ ए बी सी डी 15%, but deemed dividend of 222E will be taxable at 30%. Got it? Very good. फिर उसमें एक पॉइंट है, अच्छा अभी 1A आप छोड़ो, पहले 1B में आओ। 1B पहले देख लेते हैं, फिर 1A पे चलेंगे। 1B कहता है कि फॉर द पर्पसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पेएबल इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन, any amount by way of dividend referred to in subsection 1 as reduced by the amount referred to under 1A, तो 1A क्या है मैं बताऊंगा अभी, shall be grossed up, इसको gross up करना पड़ता है, with the rate specified in 115O to include the dividend distribution tax। dividend distribution tax जो है उसको include करने के लिए पहले grossing up करना पड़ता है, यानी डिविडेंड कितना, डिविडेंड विल बी ग्रॉस ऑफ टैक्स नॉट नेट ऑफ टैक्स, डिविडेंड विल बी ग्रॉस ऑफ टैक्स। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि टैक्स जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन प्रोविजो में लिखा है दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड अंडर 222E। 222E जिस पे ऑलरेडी 30% है तो उसमें ग्रॉसिंग अप नहीं करना है, लेकिन बाकी जो जहां 15% वाला होता है उसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा। तो ग्रॉसअप कैसे करूंगे आप देखो, समझाता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल होता है। तो देखो मैंने क्या कहा कि जो डिविडेंड पे होगा उसको अपन नेट पकड़ेंगे, तो डिविडेंड पेड जो है उसको नेट पकड़ना है, फिर उसमें ऐड करना है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो ये दोनों ऐड होगा तो इसको अपन बोलेंगे ग्रॉस, और ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो किसके ऊपर लगेगा, ये ग्रॉस के ऊपर लगेगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स विल बी ऑन ग्रॉस, तो ग्रॉस को अपन 100 मान ले, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 15% इसका लगेगा ना, तो 100 का 15% ये लगेगा, ये नहीं 15 हो गया। तो अगर ये 15 हो गया विच इज ऑन 100, तो नेट डिविडेंड जो पेड है वो कितना हो जाएगा, 85। 85 प्लस 15 इज इक्वल टू 100। सिंपल, तो फॉर्मूला मिल गया अपने को। तो डिविडेंड पेड अपने को दिया रहेगा, तो अपने को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कैसे निकालेंगे। मान लो कि अपने को दिया है कि भैया 16 लाख का डिविडेंड पे किया कंपनी ने, 16 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कैसे निकालेंगे। डीडीटी विल बी, ये 16 लाख है उसको डिवाइड बाई 85 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 15 करेंगे। Simple formula, 16 lakh divided by 85 multiplied by 15. So DDT will be 16 lakhs यानी कि into 15 upon 85। तो चलो अमाउंट पहले मैं आपको बता दूँ, 16 lakhs divided by 85 multiplied by, अरे यार गड़बड़ हो गई, 16 lakhs divided by 85 multiplied by 15 gives me 282,353, 2,82,353। ये आ गया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, सिर्फ टैक्स का अमाउंट है। इसमें फिर अपन ऐड करेंगे सरचार्ज, और याद रखो कि यहाँ सरचार्ज जो है 12% से ये ऐड होना ही होना है, इसमें कोई अमाउंट नहीं देखेंगे 1 करोड़ 10 करोड़ ऐसा कुछ नहीं, सरचार्ज तो ऐड होगा ही होगा एट द रेट ऑफ 12%। तो इसका 12% आता है 33,882, उसको ऐड कर देंगे तो टोटल आएगा 316,235, और इसमें फिर अपन ऐड करेंगे इंटू 4% HEC 12,649, और ये सब ऐड करके आ जाएगा 3288
884, 3,20,884 आया समझ में? तो इसको कहते हैं ग्रॉसिंग अप। तो करना कुछ नहीं है, नॉर्मली अपन 15% निकालते हैं, तो 15% का मतलब होता है 15/100, लेकिन ग्रॉसिंग अप का मतलब है 15/85। तो 85 क्या है? 100 माइनस रेट इज 85। बहुत सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये सब आपने सीपीटी में पढ़े। ओके, अब एक यहाँ कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये है कि देखो, मैंने 15% से पहले ग्रॉस अप किया और सरचार्ज और सेस बाद में ऐड किया। एक दूसरा ऑल्टरनेटिव भी है, कुछ लोग करते हैं, सम ऑथर्स डू दैट, कि वो 15% जो अपना टैक्स रेट है प्लस उसमें अगर सरचार्ज ऐड करे 12%, तो कितना आता है? देखो, 15 का 12%, 15 इंटू 12%, 1.8, तो ये 16.8 हो जाएगा। प्लस सेस में ऐड कर दूँ 4% से, तो 16.8 इंटू 4% इज 0.672, ठीक है, और उसको ऐड कर दूँ तो ये आता है 17.472। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये इफेक्टिव रेट पहले आप निकाल लो 7.472, और इससे फिर आप ग्रॉस अप करो। यानी फिर मेरा ग्रॉसिंग अप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि नेट डिविडेंड पेड इंटू 17.472 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 17.472, ये ग्रॉसिंग अप फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये एक तरीका है। और अपन ने क्या किया? अपन ने नेट डिविडेंड पेड पहले ग्रॉस अप जो किया तो इंटू 15/100 माइनस 15 से किया, और ये जो आ गया इसमें फिर अपन ने बाद में सरचार्ज ऐड किया एंड सेस 4%। तो ग्रॉसिंग अप अपन ने 15 से किया, फिर बाद में सरचार्ज और सेस ऐड किया। एनीवे, वील फॉलो दिस, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी इसको फॉलो करता है, लेकिन कुछ बुक्स में ये है, तो मैंने बता दिया आपको। कहीं पढ़ोगे शायद आपको दिखे कि ऐसा भी हो रहा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज वन इंटरप्रिटेशन यू कैन से, बट वी विल नॉट फॉलो दिस, वी विल फॉलो दिस इंटरप्रिटेशन। तो समझ में आए ग्रॉसिंग अप कैसे करना है? वेरी गुड। अब एक लॉजिक समझा दूं, फिर उसके बाद वो जो वने है वो अपन देखेंगे तो समझ में आएगा। लॉजिक क्या है कि ये जो डिविडेंड है इसमें मल्टीपल टैक्सेशन होता है। कैसे? देखो, ये पॉइंट मुझे याद आ रहा है, मैंने पहले भी कभी आपको समझाया था। इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स जहां पे होते हैं, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब आप जानते हैं ना, कंपनी लॉ में पढ़े आपने इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स, उसके पूरे सेक्शंस देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है कि ये ए लिमिटेड है, A Limited has invested in shares of B Limited, B Limited has invested in shares of C Limited, C Limited has invested in shares of D Limited. A ने B के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, B ने C के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, C ने D में किया है, और D और कहीं करता है, और वो और, तो इट्स अ मैश। हर कंपनी दूसरे कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, जैसे आप करते हैं वैसे कंपनीज भी करती है। तो कंपनी D जब डिविडेंड पे करेगा सी को, तो वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगा, जो कि सी के हाथ में एज एन इनकम आ जाएगा। फिर सी जब उसको बी को पे करेगा, तो वो फिर से इधर डीडीटी पे करेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और बी जब ए को पे करेगा, तो ये फिर यहां डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करेगा। यानी कि देखो, इसका डिविडेंड सी की इनकम में आया, सी की इनकम में आया, उसके प्रॉफिट में आया, फिर उसके प्रॉफिट से ही तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो उसके प्रॉफिट में इसका डिविडेंड इंक्लूडेड है। तो वो डिविडेंड जो यहां इंक्लूडेड है उस पर तो डबल टैक्सेशन हो गया ना, 2 बार डीडीटी लग गया। और फिर इसका जो डिविडेंड है वो बी की इनकम में आ गया, तो बी के प्रॉफिट में आ गया, बी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में आ गया। उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फिर से डीडीटी लग गया। यानी उसने जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया उसके अंदर सी का और डी का भी मिलाकर डिविडेंड है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्स में हम पढ़ते ना जीएसटी में, वैसे है। मल्टीपल पॉइंट टैक्सेशन,
तो जितने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होंगे चेन के अंदर, उतने बार उस पर टैक्स लगते जाएगा। यानी इफेक्टिवली 8-10 के बार तो क्या होगा कि वो डिविडेंड साला बचेगा ही नहीं, पूरा टैक्स में कन्वर्ट होकर गवर्नमेंट के पास चले जाएगा। बहुत नाइंसाफी। अब इस नाइंसाफी का एक हल है, पार्ट सॉल्यूशन है, फुल सॉल्यूशन नहीं है, पार्ट सॉल्यूशन है, और वो ये है कि अगर इसमें से कोई कंपनी सब्सिडियरी हुई, जैसे अगर मैं कहूँ कि बी इज होल्डिंग एंड सी इज सब्सिडियरी ऑफ बी, तो फिर ये जो डिविडेंड यहां पे करेगा वो इसके डिविडेंड से अपन माइनस कर देंगे और नेट डिविडेंड पे टैक्स लगाएंगे। यानी मान लो कि इसने डिविडेंड पे किया बी को 100 रुपए और ये आगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 280 का, यानी ये 100 रुपए इसकी इनकम में आ गया, फिर ये आगे 280 का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा है, जिसमें ए भी है और बाकी लोग भी होंगे। तो इसके 280 में से ये 100 रुपए अपन माइनस कर देंगे, क्योंकि 100 रुपए पे ये डीडीटी ऑलरेडी पे कर चुकी है कंपनी, है ना। और ये जो डीडीटी अब पे करेगी वो बैलेंस पे करेगी 180 पे। सो डीडीटी विल बी ऑन 180 ओनली एंड नॉट 280। तो वो 100 रुपए पे डबल टैक्सेशन नहीं होगा। लेकिन ये जो सेट ऑफ दिया है ये सिर्फ सब्सिडियरी टू होल्डिंग के केस में दिया है, दैट्स इट, नॉट ऑन अदर इंटरकॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स। जैसे मेरी कंपनी के पास आपकी कंपनी के 10% शेयर है, 12% है, तो आप सब्सिडियरी तो नहीं है ना। तो फिर आप जो डिविडेंड मुझे देंगे उस पर आप भी डीडीटी भरेंगे और मेरे हाथ में प्रॉफिट बुक होगा, और मैं आगे जब डिविडेंड दूंगा तो मेरे को दोबारा से डीडीटी पे करना पड़ेगा। सो सेट ऑफ इज नॉट ऑन ऑल डिविडेंड्स, इट इज ओनली सब्सिडियरी टू होल्डिंग कंपनी। आए समझ? तो वो देखो, वो अपन पढ़ते हैं अभी। तो ये 1A जो था ना उसमें होगा, तो वो 1A में लिखा है देखो, द अमाउंट रिफर टू अंडर वन यानी डिविडेंड शैल बी रिड्यूस बाई, ये डिविडेंड जो पे आउट है उसमें से रिड्यूस करेंगे। क्या रिड्यूस करेंगे? बाई द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इफ एनी रिसीव्ड बाई द डोमेस्टिक कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इफ सच डिविडेंड इज रिसीव्ड फ्रॉम इट्स सब्सिडियरी and the subsidiary has paid the tax, सब्सिडियरी ने डीडीटी भर दिया है, ठीक है। Provided that the same amount of dividend shall not be taken into account for reduction more than once, obviously एक बार माइनस करेंगे, यानी यहां से मेरे को मिला और फिर अगला जो मैं पे करूंगा मेरे शेयर होल्डर्स को उसमें से माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद और करूंगा आगे तो उसमें से माइनस थोड़ी ना होगा, एक ही बार माइनस होगा ऑब्वियसली। And the amount of dividend if any paid to the trustee of new pension system trust referred to under 1044, ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक एग्जेम्पशन है। न्यू पेंशन स्कीम जो है ना गवर्नमेंट की सेटअप की, तो अगर उन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है और हमारी कंपनी उनको डिविडेंड दे रही है तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगेगा, ये स्ट्रेट अवे एग्जेम्पशन है। एनी डिविडेंड पेड बाय एनी कंपनी टू न्यू पेंशन स्कीम ट्रस्ट will not be charged to DDT. Simple. ठीक है। और सब्सिडियरी का मतलब क्या है वो एक्सप्लेनेशन में दिया है। कंपनी शैल बी सब्सिडियरी ऑफ अनदर इफ सच अदर कंपनी होल्ड्स मोर देन 50% नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सिंपल। क्योंकि कंपनी लॉ के हिसाब से अगर सब्सिडियरी की डेफिनेशन देखो तो उसमें वो एक मैनेजरियल कंट्रोल भी आता है, लेकिन वो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ इक्विटी होल्डिंग को ही हम कंसिडर करेंगे। फिर ये 1B था, तो 1B में जो ग्रॉसिंग अप कर रहे हैं ना, तो देखो यहाँ पे अपन नेट डिविडेंड को फिर ग्रॉस अप करेंगे, यानी 1 में जो अपन पे कर रहे हैं उसमें से 1A का जो माइनस करना है, माइनस करके फिर जो बचेगा उसको फिर अपन ग्रॉस अप करेंगे। खैर रेट को आप ग्रॉस अप कर रहे तो अच्छा ही है। Then subsection 2 says that a tax on distributed profit shall be payable by company even if no tax is payable on its total income. Now this is very important point कि ये जो DDT है ये पेएबल है on all dividends whether your total income is taxable or not. ये क्यों लिखा है मालूम है? क्योंकि ऊपर में क्या लिखा था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का नाम क्या है,
एडिशनल इनकम टैक्स, है ना, सबसेक्शन 1 में क्या लिखा था, दिस इज एडिशनल इनकम टैक्स। एडिशनल इनकम टैक्स का मतलब क्या है, दैट देयर शुड बी इनकम टैक्स पेएबल, इफ देयर इज इनकम टैक्स पेएबल देन आई विल पे एडिशनल टैक्स। जैसे आइसक्रीम के ऊपर टॉपिंग होता है, तो टॉपिंग का मतलब क्या है कि आइसक्रीम लोगे तो ही तो टॉपिंग मिलेगा ना, आइसक्रीम ही नहीं तो टॉपिंग भी नहीं। जैसे सरचार्ज है, टैक्स ही नहीं है तो सरचार्ज भी नहीं है। तो क्या एडिशनल इनकम टैक्स का मतलब ऐसा लेंगे कि इफ आई एम लायबल टू पे टैक्स ऑन माई टोटल इनकम देन ओनली आई विल पे टैक्स ऑन माई डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट? क्या ऐसा मतलब? गवर्नमेंट का इंटेंशन तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी की इनकम तो एग्जाम भी होती है, लाइक एग्रीकल्चर इनकम, लेकिन डिविडेंड तो टैक्सेबल होता है। तो इसलिए फिर उन्होंने सबसेक्शन 2 में क्लैरिफाई किया है कि अगर तुम्हारी टोटल इनकम शायद निल भी हो, शायद इस साल लॉस हो, और अपन पास्ट प्रॉफिट्स के अंदर से डिविडेंड बांट रहे, तो टैक्स पेबल तो निल रहेगा ऑन टोटल इनकम, लेकिन डिविडेंड के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, है ना। या फिर मेरी इनकम एग्जेम्प्ट होती है, तो इनकम पे तो टैक्स नहीं है, लेकिन डिविडेंड पे टैक्स है। तो इनडायरेक्टली ये भी एक पॉइंट देखो कि डिविडेंड पेड आउट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम इज टैक्सेबल। एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्सेबल, बट डिविडेंड पेड बाय अ कंपनी out of its agriculture income will be liable for dividend distribution tax। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। फिर उसके बाद टाइमिंग वगैरह है, वो तो बहुत सिंपल है। द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी एंड द कंपनी शैल बी लायबल। दो लोग लायबल है, कंपनी खुद भी और उसका जो ऑफिसर है वो भी, सीईओ इज ऑल्सो लायबल, दोनों लायबल है साथ में। तो अगर नहीं देंगे तो दोनों से वसूली की जा सकती है, जॉइंटली एंड सेवरली। तो उनको डीडीटी पे करना है टू द क्रेडिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 14 डेज, अंडरलाइन कर लो 14 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लीस्ट। हालांकि विच एवर इज अर्लीस्ट लिखा है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। डिक्लेरेशन वर्ड आता है फाइनल डिविडेंड का, जो एजीएम में डिक्लेयर होता है, डिक्लेरेशन। डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जो है वो डीम डिविडेंड के अंदर है। सेक्शन 222 वाले जो सारे हैं ना, वो डीम डिविडेंड वाले हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस शेयर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, वो सब। और पेमेंट जो वर्ड है वो इंटरिम डिविडेंड के केस में आता है। बेसिकली इंटरिम डिविडेंड पे होता है, उसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं है, इट इज डायरेक्टली पेड। Then the tax on distributed profits so paid shall be treated as final payment and no credit shall be claimed by the company or any other person। इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता किसी को भी, कहीं से सेट ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है। नो डिडक्शन under any other provision of this act shall be allowed to the company or shareholder in respect of dividend tax, dividend or tax thereon। तो डिविडेंड और उसका टैक्स का कोई डिडक्शन किसी को भी नहीं मिलेगा। Then no tax on distributed profit shall be chargeable under this section in respect of amount declared, distributed or paid by specified domestic company by way of dividends, whether interim or otherwise, to a business trust out of its current income on or after specified date। ये बिजनेस ट्रस्ट के चैप्टर में समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन ये वही है, एसपीवी जो होता है ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल, जो डिविडेंड बांटता है बिजनेस ट्रस्ट को, तो उस पर कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। तो बिजनेस ट्रस्ट के चैप्टर में अपन डिटेल में समझेंगे इस पॉइंट को। Provided that nothing contained in this subsection shall apply in respect of any amount declared, distributed or paid at any time by the specified domestic company by way of dividends out of its accumulated profits and current profits up to the specified date। तो ये सब भी आपको वहीं समझ में आएगा बिजनेस ट्रस्ट के चैप्टर में। देखो वही है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक कंपनी का मतलब क्या है, इन विच अ बिजनेस ट्रस्ट हैज बिकम द होल्डर ऑफ होल ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी को एसपीवी कहते हैं अपन। और स्पेसिफाइड डेट का मतलब है बिफोर द डेट ऑफ एक्विजिशन बाय द बिजनेस ट्रस्ट। बिजनेस ट्रस्ट ने एसपीवी के शेयर्स जब लिए, उसके पहले का अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसके पास, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन जिस वक्त बिजनेस ट्रस्ट के पास 100% शेयर्स आ गए एसपीवी के, उसके बाद
जो प्रॉफिट्स आएंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई टैक्स नहीं है, नो डीडीटी। फिर सबसेक्शन 8 में लिखा है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, नो टैक्स ऑन डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड shall be chargeable in respect of a company being a unit of international financial service center, ये जो SEZs में होते हैं, deriving income solely in convertible foreign exchange for any assessment year or any amount declared, distributed or paid by such company by way of dividends on or after 1/4/17 out of its current income either in the hands of the company or the person receiving such dividend। ये भी एक एग्जेम्पशन है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो होते हैं एसईजेड्स के अंदर, वहाँ अगर कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है, फॉरेन एक्सचेंज में उनका डीलिंग होता है, तो वो जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करेंगी उस पर ना तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगेगा, ना वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। गुड, तो ऐसा है ये। फिर एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल रहता है। X Limited, a domestic company, has distributed on 1/11/18 a dividend of 230 lakhs to its shareholders. On 1/10/18, यानी एक महीने पहले की बात है, it received dividend of 60 lakh from its domestic subsidiary company Y Limited, on which Y Limited has paid dividend distribution tax under 150 No। तो 230 अपन बांट रहे हैं और अपने को एक महीने पहले 60 किससे मिला, सब्सिडियरी से मिला, तो वो 60 माइनस हो जाएगा। सो इट विल बी 230 माइनस 60, तो 170 बचेगा। 170 पे अपने को भरने का है, उसमें पहले ग्रॉस अप कर लेंगे, है ना। तो 15 इंटू 170 अपॉन 85, यानी 170 इंटू 15 अपॉन 85, तो ये आ गया टैक्स। फिर उसमें ऐड कर दो सरचार्ज एंड सेस, सिंपल। फिर उसमें दो सेक्शंस और है, एक इंटरेस्ट का है, 14 दिन में पेमेंट करना है ना, तो अगर आप 14 दिन में पेमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, 1% पर मंथ और पार्ट के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। यानी 4 दिन का भी अगर डिले हो गया तो एक महीने का 1% इंटरेस्ट लग जाएगा। एक दिन का डिले हुआ तो भी 1%, एक दिन से लेके 30 दिन तक 1%, और एक महीना और एक दिन हो गया तो 2% हो जाएंगे इंटरेस्ट। ऐसा है, तो वो एक पॉइंट है। और दूसरा क्यू है, असेसी इन डिफॉल्ट। प्रिंसिपल ऑफिसर और कंपनी दोनों को, ऑफ डोमेस्टिक कंपनी एंड द कंपनी इटसेल्फ, दोनों को असेसी इन डिफॉल्ट माना जाएगा, यानी कि वसूली उनसे की जाएगी अगर कंपनी पे नहीं करती है तो। सो दे विल बी डीम्ड टू बी असेसीज इन डिफॉल्ट। और उसके बाद और एक क्वेश्चन दिया है, देखो ये भी वो होल्डिंग सब्सिडियरी वाला है। बेटी लिमिटेड, सॉरी बेटकी, क्या नाम है मालूम नहीं, इज अ कंपनी इन विच 70% शेयर्स आर हेल्ड बाय रूहू। तो रूहू कौन हुआ या हुई मालूम नहीं, ये होल्डिंग, और बेटकी जो है ये सब्सिडियरी, ठीक है। नाउ बेटकी लिमिटेड इन इज एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 18 May 18 डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड अमाउंटिंग टू 40 लाख टू इट्स शेयर होल्डर्स, ये टोटल है टू शेयर होल्डर्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 18, and it paid dividend distribution tax on 28 May 18, ठीक है, भर दिया। रूहू डिड नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 18, कोई बात नहीं। इट हाउएवर डिक्लेयर्ड एन इंटरिम डिविडेंड of 60 lakh on 1st December 18 for the year 18-19। तो इससे मिला और बाद में अपन ने जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया उसमें से अपन सेट ऑफ कर सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि जिस साल का मिला उसी साल का हम सेट ऑफ करेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। वंस अलाउड है सेट ऑफ करना, जो भी अपन नेक्स्ट डिविडेंड बांटेंगे उसमें हम सेट ऑफ कर सकते हैं। तो 40 लाख पूरा मत कर देना, 40 लाख तो उसके सारे शेयर होल्डर्स को दिया है, अपने पास उसके कितने शेयर है, 70%, तो 40 में से अपने को कितना मिला निकालो। 40 का 70 कितना होता है, 28 लाख। 28 लाख का सेट ऑफ मिलेगा। तो अपन ने कितना बांटा, 60, तो 60 में से अपन सेट ऑफ कितना करेंगे, 28, तो बचेगा कितना, 32। 32 टैक्सेबल है, उसको ग्रॉस अप कर दो, निकाल लो, कितना सिंपल। एंड सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट वुड बी योर आंसर इफ 60% ऑफ शेयर्स इन रूहू आर हेल्ड बाय हिल्शा लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
इट रिमेन्स द सेम, सिचुएशन रिमेन्स द सेम इफ रूहू इज अ सब्सिडियरी ऑफ हिल्शा। लेकिन उसमें क्या होगा मालूम है, उसमें ये होगा, ये मल्टीपल सब्सिडरीज, यानी इधर कौन थी, बेटकी। बेटकी ने डिविडेंड किसको दिया, अपनी होल्डिंग रूहू को। अब रूहू ने फिर डिविडेंड दिया अपनी होल्डिंग हिल्शा को। तो क्या होगा कि इसने अगर 100 रुपए रूहू को दिए डिविडेंड, और रूहू ने टोटल डिविडेंड बांटा 300, जिसमें से 160 मान लो, क्योंकि होल्डिंग है ना, तो 160 गया हिल्शा को और बाकी गया बाकी शेयर होल्डर्स को। और ये भी जो 100 एक्चुअली इसने दिए, तो मैं इसमें भी लिखता हूं कि टोटल डिविडेंड इसने दिया 180, जिसमें से 100 दिया रूहू को, बाकी 80 दिया बाकी शेयर होल्डर्स को। ठीक है, तो क्या होगा कि ये 100 जो इसको मिला, ये इसमें से माइनस कर देंगे। सो 100 विल बी गिवन अ सेट ऑफ फ्रॉम हियर एंड देयरफॉर ओनली 200 विल बी लायबल फॉर डीडीटी। अब ये 160 दे रहा है हिल्शा को, तो हिल्शा आगे जो टोटल बांटेगा, मान लो कि 280 वो बांटता है, तो उसको 160 का सेट ऑफ मिल जाएगा। दिस 160 विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट 280। तो मल्टीपल सेट ऑफ भी होंगे इफ देयर आर मल्टीपल लेवल्स ऑफ सब्सिडियरी। वेरी सिंपल।